गांव की सुबह हमेशा शांति से भरी होती थी, लेकिन उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। सूरज की पहली किरणें जब पोखरे के पानी पर पड़ी, तभी ठाकुर हवेली के बाहर भीड़ लगने लगी थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। सुना तुमने? रात को रमेश ने दूसरी शादी कर ली। किसी ने अविश्वास से पूछा। क्या? वो भी बिना पहली बीवी को बताए? और जवाब आया, हाँ, रातों रात सब रचा दिया गया। ठाकुर रमेश गांव का एक सम्मानित आदमी माना जाता था। खेत खलिहान, घर द्वार सब कुछ उसके पास था। उसकी पहली पत्नी सावित्री सीधी सादी, संस्कारी और त्यागमयी औरत थी। 12 साल से उसकी गृहस्थी संभाल रही थी, लेकिन किस्मत शायद कुछ और लिख चुकी थी। सावित्री पिछले महीने मायके गई थी, अपने बीमार पिता की सेवा करने। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना, वही घर अब किसी और के नाम हो जाएगा। रात में जब शादी हुई, तब पूरा गांव चुप रहा। किसी ने हिम्मत नहीं की बीच में बोलने की। ठाकुर का हुक्म गांव में कौन टाल सकता था? लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था कि सावित्री के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अगले दिन सुबह जब सावित्री गांव लौटी, तो उसका चेहरा थकान से भरा था, पर आंखों में चमक थी। घर पहुंचने की खुशी। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा दरवाजा फूलों से सजा हुआ है। भीतर से ढोलक की हल्की आवाजें आ रही थीं। वो ठिठक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजा खोला। अंदर औरतें नाच रही थीं और बीच में बैठी एक नई दुल्हन थी। लाल जोड़े में, हाथों में चूड़ियां, चेहरे पर मुस्कान। सावित्री की सांस जैसे थम गई। वो कुछ बोल नहीं पाई। तभी पीछे से आवाज आई, अरे बहू, तू आ गई। अब तू बहू नहीं रही। ये बोलने वाली रमेश की माँ थी, जो अब अपने बेटे की नई बहू का स्वागत कर रही थी। सावित्री ने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, ये क्या हो रहा है? जवाब मिला, रात को रमेश ने दूसरी शादी कर ली। वो अब इस घर की मालकिन है। सावित्री ने चारों ओर देखा। हर चेहरा उसे पराया लग रहा था। रमेश सामने आया। आंखों में न कोई पछतावा था, न कोई लज्जा। उसने ठंडी आवाज में कहा, सावित्री, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मैंने शांति से शादी कर ली है। तू जा सकती है। सावित्री ने उसकी आंखों में झांका। क्या इतना आसान था मेरे 12 साल मिटा देना? रमेश ने बिना देखे जवाब दिया, तेरी किस्मत में इतना ही लिखा था। वो मुड़ी और बिना कुछ बोले हवेली से बाहर चली गई। पूरे गांव की नजरें उस पर थीं। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन हर किसी के दिल में आग जल उठी थी। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर अपमान नहीं, दृढ़ता थी। वो जानती थी कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। अगले दिन वह पंचायत के दरवाजे पर पहुंची। वहां मुखिया बैठे थे, कुछ बुजुर्ग लोग भी। उसने सीधी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति ने बिना तलाक के दूसरी शादी की है। मेरे जीते जी किसी और को पत्नी बना लिया। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। मुखिया ने कहा, बिटिया, तू ठाकुर के खिलाफ बोल रही है, सो समझ ले ये आसान नहीं है। सावित्री ने जवाब दिया, सच बोलना कभी आसान नहीं होता, पर यही मेरा हक है। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि सब चुप हो गए। रमेश भी वहां आ पहुंचा। उसके साथ उसकी नई पत्नी शांति भी थी। उसने हंसकर कहा, क्या तमाशा बना रखा है सावित्री? औरत होकर पंचायत में मर्दों के सामने खड़ी है। सावित्री ने कहा, अगर औरत की जिंदगी कोई खेल नहीं, तो पंचायत का दरवाजा मेरे लिए भी खुला है। उसके ये शब्द गांव की औरतों के लिए पहली बार किसी गर्जना जैसे थे। सबकी आंखों में आदर झलकने लगा। पंचायत ने रमेश से पूछा, क्या तूने बिना तलाक के दूसरी शादी की? रमेश बोला, हाँ, पर हमारी शादी बस नाम की थी। इसे औलाद नहीं हुई, घर संभाल नहीं पाई। सावित्री ने तिलमिलाकर कहा, औलाद न होना अपराध नहीं होता, लेकिन धोखा देना अपराध है। उसकी आवाज कांपी नहीं। पंचायत में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद मुखिया ने कहा, बात बड़ी है, सोचकर फैसला होगा। कल पंचायत फिर बैठेगी। सावित्री ने सिर झुकाया और चली गई, लेकिन उसके कदमों में अब डर नहीं था। वो जान चुकी थी कि सच्चाई की लड़ाई लंबी है, पर अब वो हार नहीं मानेगी। उसी रात वह अपने मायके पहुंची। माँ ने आंसू भरी आंखों से पूछा, बेटी, अब क्या करेगी? सावित्री ने धीमे से कहा, अब मैं न्याय की देवी नहीं, खुद न्याय बनूंगी। आसमान में बादल छा गए, जैसे किस्मत भी उसके साथ जाग उठी हो।
गांव के आसमान में अब बादल घिर आए थे। हवेली में दीपक जल रहे थे, लेकिन ठाकुर रमेश के मन में बेचैनी थी। दिन भर पंचायत में जो हुआ, उसने उसकी इज्जत को झटका दिया था। पहली बार किसी औरत ने उसके सामने सिर उठाया था, पर वो सोच भी नहीं सकता था कि सावित्री इतनी हिम्मत दिखाएगी। इधर सावित्री मायके में थी, माँ के आंचल में सिर रखे, पर आंसू अब सूख चुके थे। उसने माँ से कहा, अब रोना नहीं माँ, अब तेरी बेटी रोने नहीं आई, अब वो लड़ेगी। माँ ने डरते हुए पूछा, बेटी ठाकुर से भिड़ेगी तू? सावित्री बोली, जब तक किसी औरत की चुप्पी नहीं टूटती, तब तक हर औरत का दुख जारी रहता है। मैं अब किसी और के लिए चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह सावित्री ने साफ साड़ी पहनी, माथे पर हल्दी की रेखा लगाई और निकल पड़ी। थाने की ओर गांव की औरतें दूर से उसे देख रही थीं। कुछ डर रही थीं, कुछ गर्व महसूस कर रही थीं। थानेदार ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। अरे बहू, ठाकुर की घरवाली हो ना, क्या शिकायत है? सावित्री ने कहा, मेरे पति ने मेरे जीते जी दूसरी शादी की है। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं न्याय चाहती हूँ। थानेदार ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, ये तो ठाकुर का मामला है। तू अपने घर जा। सावित्री ने कहा, अगर कानून सबके लिए है तो ठाकुर के लिए भी होगा, वरना यह देश सिर्फ मर्दों के नाम से जाना जाएगा। थानेदार सकपका गया। बोला, देख बहू, सोच समझकर बोलना। ठाकुर के लोग बड़े ऊंचे हैं। सावित्री ने कहा, ऊंचाई इंसानियत से होती है, जुल्म से नहीं। वो बाहर निकली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। गांव की औरतें उसके पीछे पीछे चलने लगीं। शाम को जब पंचायत बैठी तो सावित्री भी आई, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ 20 औरतें थीं जो अब तक परछाई में जी रही थीं। सबने मिलकर कहा, अब और नहीं। ठाकुर रमेश आया तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने दहाड़ कर कहा, पंचायत क्या तमाशा बना दिया है? ये औरतें कब से यहाँ बैठने लगी? मुखिया बोला, ठाकुर, अब वक्त बदल गया है। पहले तू जवाब दे। सावित्री का कहना है, तूने उसके जीते जी दूसरी शादी की है। ठाकुर बोला, मैंने कोई पाप नहीं किया। औलाद नहीं थी, घर की इज्जत बचाने के लिए किया है। पंचायत में सन्नाटा छा गया। सावित्री उठी और बोली, इज्जत तब बचती है जब इंसान सच्चा हो। झूठ और धोखा किसी घर की नींव नहीं बन सकता। ठाकुर ने गुस्से से कहा, तू औरत होकर मुझसे बहस करेगी? सावित्री ने कहा, जब इंसाफ की बात आए तो औरत भी जुबान रखती है। ठाकुर ने घूरकर देखा और बोला, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। सावित्री ने आंखों में आंखें डालकर कहा, ये जुबान अब चुप नहीं होगी। ठाकुर आगे बढ़ा, पर पंचायत के 2 जवान लड़कों ने उसे रोक लिया। गांव में पहली बार किसी ने ठाकुर को रोका था। ये दृश्य गांव वालों के दिल में आग जला गया। मुखिया ने कहा, ठाकुर, तेरे खिलाफ मामला दर्ज होगा। तूने बिना तलाक के दूसरी शादी की है और ये अपराध है। ठाकुर चिल्लाया, ये सब औरतों की साजिश है, मैं नहीं झुकूंगा। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, झुकना नहीं पड़ेगा, बस सच बोलना पड़ेगा। ठाकुर घर चला गया, लेकिन उसके कदम डगमगा रहे थे। घर पहुंचकर उसने नई पत्नी शांति को देखा। शांति भी रो रही थी। बोली, ठाकुर जी, क्या आपने सच में सावित्री से तलाक लिया था? ठाकुर चुप रहा। शांति बोली, मुझे पता नहीं था कि मैं किसी की जली हुई दुनिया में कदम रख रही हूँ। ठाकुर ने सिर झुका लिया। वो पहली बार अपनी ही नजरों में गिर चुका था। दूसरी ओर सावित्री गांव की औरतों को सिखा रही थी कि डरना बंद करो। तुम्हारे हक तुम्हारे भीतर हैं। अगर तुम चुप रहोगी तो कोई बोलेगा नहीं। उस रात सावित्री के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मुखिया खड़ा था। बोला, बेटी, पंचायत ने तेरे पक्ष में फैसला किया है। ठाकुर रमेश को अदालत में पेश होना होगा। सावित्री ने हल्की मुस्कान दी, पर बोली, अभी अंत नहीं हुआ। मुखिया ने पूछा, अब क्या करेगी? सावित्री ने कहा, अब मैं औरतों के हक के लिए लड़ूंगी। जो मेरे जैसी चुप हैं, वो बोलना सीखेंगी। अगले दिन सावित्री गांव की चौपाल पर खड़ी हुई और बोली, आज से कोई औरत अकेली नहीं है। जो धोखा खाएगी वो आवाज उठाएगी, क्योंकि अब सावित्री सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुकी है। भीड़ ने ताली नहीं बजाई, बस खामोशी से सिर झुका लिया, क्योंकि सबके दिल में एक डर और एक उम्मीद दोनों जन्म ले चुके थे। ठाकुर हवेली में बैठा था, शराब का प्याला हाथ में, लेकिन दिल में बेचैनी। अब वो सोच रहा था, क्या सच में मैं इतना गलत था? क्या मेरी मर्दानगी इतनी कमजोर थी कि मैं एक औरत के आंसुओं से डर गया? बाहर हवा चली और दीपक बुझ गया। ठाकुर ने पहली बार अपने कर्मों की परछाई देखी।
वो जान चुका था कि अब सावित्री सिर्फ उसकी बीवी नहीं रही, अब वो उसकी सजा है। गांव में अब एक अलग ही हलचल थी। पंचायत का फैसला गांव की सरहद से निकलकर झिले तक पहुंच गया था। लोग कह रहे थे कि ठाकुर रमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और उसकी हवेली पर अब सन्नाटा छा गया है। हवेली में अब शांति भी परेशान थी। उसे एहसास हो चुका था कि वो किसी और के हक में आई थी। वो सावित्री के पास पहुंची, सिर झुकाकर बोली, बहन, मुझसे भूल हो गई। मैं नहीं जानती थी कि तू जिंदा है। मैंने समझा था तू मर चुकी है। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तूने गलत नहीं किया। तू भी उस झूठ का हिस्सा बनी जो रमेश ने बुना था, मगर अब सच सामने है। शांति ने उसके पैर छुए, बोली, मुझे माफ कर दे। सावित्री ने हाथ उठाकर कहा, तू अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर। मैं बदला नहीं चाहती, मुझे बस न्याय चाहिए। अगले दिन अदालत में पेशी थी। रमेश सफेद कपड़ों में आया, चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद नहीं थी। सावित्री भी आई, सादी साड़ी में सिर ऊंचा करके पूरे आत्मविश्वास से न्यायाधीश ने पूछा, ठाकुर, रमेश, क्या तुम मानते हो कि तुमने अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की? रमेश ने सिर झुका लिया, बोला, हाँ मानता हूं। न्यायाधीश ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह अपराध है? रमेश चुप रहा, फिर बोला, हाँ, पर मैं समझता था कि मैं सही हूं। न्यायाधीश ने कहा, समझने और करने में फर्क होता है। कानून हर किसी के लिए बराबर है। अदालत ने सावित्री के पक्ष में फैसला सुनाया, रमेश को सजा दी गई और उसकी दूसरी शादी को रद्द कर दिया गया। अदालत के बाहर सावित्री खड़ी थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसमें सुकून था। पत्रकारों ने पूछा, अब आगे क्या करेंगी? सावित्री ने बस इतना कहा, मैं उन औरतों की आवाज बनूंगी जो अब तक चुप रहीं। मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अदालत से बाहर निकलते ही गांव के लोग उसका स्वागत करने खड़े थे। पहले वही लोग थे जो कल तक उसे देखना नहीं चाहते थे, अब उसके कदमों में फूल बिछा रहे थे। मुखिया ने कहा, बेटी, तूने हमें सिखाया कि सच्चाई में ताकत होती है। ठाकुर रमेश अब हवेली में अकेला था। शांति मायके लौट चुकी थी। हवेली की दीवारें जो कभी शान की निशानी थीं, अब खाली पड़ी थीं। वो खिड़की के पास बैठा सावित्री की कही बात सोच रहा था। धोखा देना आसान था, मगर सच के सामने टिकना मुश्किल। अब उसे एहसास हो गया था कि उसने एक औरत को नहीं, खुद को खोया है। सावित्री ने गांव में एक पाठशाला खोल दी थी, जहां वो औरतों को पढ़ना लिखना सिखाती थी। बच्चों को कहती थी, अगर सच के साथ रहो तो डर कभी नहीं रहेगा। एक दिन वही ठाकुर हवेली से निकलकर सावित्री के दरवाजे पर आया। सावित्री बाहर आई। उसने देखा, रमेश के हाथों में एक फाइल थी। रमेश बोला, सावित्री, मैं जानता हूं माफी मांगने से कुछ नहीं बदलेगा, पर मैं चाहता हूं कि तू मेरे सारे खेत अपने नाम कर ले। सावित्री ने शांति से कहा, मैं तेरे खेत नहीं चाहती, मुझे तेरे गुनाहों की जमीन नहीं चाहिए। रमेश ने सिर झुका लिया और चला गया। गांव की औरतें दूर से ये दृश्य देख रही थीं। एक बोली, देखो वही सावित्री जो कभी आंसुओं में डूबी थी, आज पहाड़ जैसी मजबूत खड़ी है। कुछ साल बीत गए, सावित्री अब गांव की सबसे इज्जतदार महिला मानी जाती थी। सरकार ने उसे महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया। एक दिन जब वो स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही थी, तो एक छोटी लड़की ने पूछा, दीदी, अगर कोई हमें धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए? सावित्री मुस्कुरा दी और बोली, तब तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए, तुम्हें सच्चाई को सामने लाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी सजा है। बच्चों ने तालियां बजाईं। सावित्री ने आसमान की ओर देखा, जैसे कह रही हो, अब मेरे भगवान ने मेरा न्याय कर दिया। सावित्री की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसने गांव-गांव जाकर औरतों को जागरूक करना शुरू किया। पंचायतों में बोलने लगी और कई घरों में जहां औरतें चुप थीं, अब आवाज गूंजने लगी। ठाकुर रमेश की हवेली अब एक स्कूल बन चुकी थी। सावित्री ने उसे सरकारी दफ्तर को दान कर दिया था। जब आखिरी बार वो हवेली देखने गई, तो बस इतना कहा, यही जगह थी जहां मेरा दिल टूटा था और यहीं से मेरी ताकत शुरू हुई। अब यह हवेली किसी और की नहीं, इस गांव की है। बाहर हवा चली और पेड़ से पत्ते झरने लगे, जैसे वक्त ने खुद उसके पक्ष में सिर झुका लिया। उस दिन गांव के लोग कहते थे, सावित्री अब सिर्फ नाम नहीं, एक युग बन गई है।